दोस्तों मैं आपको 5 नाम बता रहा हूं। आप बताइए कि क्या आप इनको जानते हैं? क्या आपको इनके बारे में कुछ भी पता है? पहला नाम है पंकज मित्तल। दूसरा संजय करोल। पीवी संजय कुमार तीसरा नाम है। चौथा नाम है असनुद्दीन अमनुल्लाह। और पांचवा नाम है मनोज मिश्रा। ये लोग न्यूज में भी थे, लेकिन क्या आप इनके बारे में जानते हैं? लगभग आप में से सभी लोग जो हैं, मुझे लगता है आपको नहीं पता होगा इनके बारे में। ना तो मुझे पता है इनके बारे में कुछ खास ज्यादा। पता है ये लोग कौन है? ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के नए 5 जजेस हैं। यह आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। वी द पीपल शुड नो हु दे आर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके बाद एक इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप के बारे में भी एक आर्टिकल है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आप देख रहे हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स फॉर यूपीएससी इन हिंदी। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 11 फरवरी 2023 है, दिन है संडे। तो ये 5 नामों की बात करें और 5 सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि जब ये 5 लोग जब लॉयर्स थे, जब वो एडवोकेट्स थे, उस समय पर कौन से बड़े बड़े केसेस जो हैं उन्होंने फाइल किए और कौन से बड़े बड़े केसेस में वो वकील के तौर पर अपियर हुए और कितने केसेस जो हैं वो उन्होंने जीते हैं। फिर वो जब हाई कोर्ट के जज बने तो कौन कौन से ऐसे आउटस्टैंडिंग जजमेंट्स जो हैं उन्होंने लिखे हैं, किस समाज से वो बिलोंग करते हैं, क्लास वाइज, कास्ट वाइज, रीजन वाइज, रिलीजन वाइज, उनके व्यूज़ क्या हैं। राइट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि मेरा और आपका फॉल्ट है, ये कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं है। दिस इज़ ए मैटर ऑफ डिज़ाइन। स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि लोगों को जजेस के बारे में कुछ पता होता ही नहीं है। और ये ट्रेडिशन कहाँ से आ रहा है पता है? ये भारत का ट्रेडिशन नहीं है, ये इंग्लिश ट्रेडिशन है। जो कॉलोनियल हैंगओवर हैं वो आज भी हमारी कोर्ट्स पर उतना ही हावी है जैसा ब्रिटिश एरा में था। इसलिए शायद एक ही ऐसी बॉडी है हमारे देश की जो वेकेशन पर जाती है। देखिए, वीकेंड ऑफ होना और वेकेशन के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले मैंने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। वेकेशन का मतलब ये होता है कि अब वो चीज़ जो है, वो इंस्टीट्यूशन जो है वो बंद है। फॉर एग्जांपल, जब स्कूल का वेकेशन होता है तो टीचर्स को स्कूल में नहीं जाना है। राइट, बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं जाते हैं। सही, इट अप्लाइज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो ऐसे कुछ ही इंस्टीट्यूशंस हैं। और आप देखिए, पुलिस में कभी वेकेशन नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर का भी वेकेशन नहीं होता है उनका। राइट, चीफ मिनिस्टर या फिर दूसरे मंत्रियों का ऐसे कोई वेकेशन नहीं होता है। ना तो पार्लियामेंट जब वेकेशन में होती है, इन द सेंस कि पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होती है तब भी पार्लियामेंट का काम जो है वो चलता रहता है। लेकिन जुडिशरी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है हमारे देश की जो आज भी वो ब्रिटिश एरा का वेकेशन फॉलो कर रही है। और ये वेकेशंस जो हैं उनको कोई लॉजिकल रीजन से नहीं, जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से ऐड किया गया था। क्योंकि जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो उस समय पर जो जजेस थे वो ब्रिटिश जजेस थे। तो वो लोग जो हैं समर के टाइम पर यहाँ की जो गर्मियाँ हैं उनको सह नहीं पाते थे, तो इसीलिए वो वेकेशन में इंग्लैंड चले जाते थे। क्योंकि जब भारत में समर टाइम होता है तब इंग्लैंड में समर टाइम होता है, लेकिन इंग्लैंड का समर जो है वो बेरेबल होता है। इनफैक्ट वो काफ़ी खूबसूरत होता है वो सीज़न इंग्लैंड में। ट्रेडिशनल विजडम जो है इंग्लैंड का, वो यह कहता है कि जजेस जो होते हैं वो एक संत, एक प्रीस्ट की तरह होते हैं। राइट, जो अलग हैं, समाज से अलग है, समाज से कहीं ना कहीं ऊपर हैं। और ये जो कस्टम है, ये जो ट्रेडिशन है, उसमें ही शब्द का ही इस्तेमाल होता है। आजकल हम देखते हैं ना कि बहुत सारी जगहों पर शी और ही लिखा हुआ होता है, या फिर ऐसा लिखा हुआ होता है कि शी या फिर ही। लेकिन यहां पर तो क्लियरली ये लिखा गया, ही डिसाइड्स। इट इज यूजुअली ए ही अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड इज फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइसेस दैट ऑर्डिनरी मोर्टल्स हैव। जो एक आम आदमी में जो
प्रेजुडाइसेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जज में नहीं होनी चाहिए। चाणक्य जो हैं वो ऐसे किसी इल्यूजन में नहीं थे, ऐसे किसी भ्रम में नहीं थे। इंडियन जजेस के बारे में उनका कहना यह था कि जज जो है वो गलत भी हो सकता है, आलसी भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है और करप्ट भी हो सकता है। और क्योंकि एक जज जो है वो एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही है, तो ये सारी एक्सटर्नल चीज़ें जो हैं उस एक जज के ऊपर भी, जज को भी प्रभावित करती है। ये एक्सटर्नल चीज़ें जो हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, वो हमेशा उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। कई बार अच्छी तरीके से प्रभावित करते हैं, कई बार गलत तरीके से भी प्रभावित करते हैं। तो इसी वजह से रूल्स का होना जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। और जब हम रूल्स की बात करें तो एक जज जो है उसका जो जीवन का एक्सपीरियंस है वो हमेशा उसके जजमेंट में, क्योंकि ये जीवन का एक्सपीरियंस है तो उस व्यक्ति के हर एक एस्पेक्ट में जीवन का एक्सपीरियंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। हमारे जीवन के जो भी अनुभव हैं उसी प्रकार के हमारे विचार हो जाएंगे, हमारे जैसे विचार होंगे उस प्रकार की हमारी एक्शन हो जाएगी, और जैसी हमारी एक्शंस होगी उस प्रकार के हमारे रिजल्ट्स होंगे। चाणक्य का जो विजडम है ना, ये विजडम हमें 1981 में यूएसए में देखने को मिला था। उस समय पर 38 ईयर ओल्ड एक सेनेटर था डेलावेयर का, और ये जो सेनेटर हैं वो यूएसए की सुप्रीम कोर्ट जो है उसके इतिहास में पहली महिला जज जो बनी, तो उसके साथ इस व्यक्ति ने, इस सेनेटर ने डिस्कशन की थी। पता है ये सेनेटर कौन है? ये है जो बाइडेन, जो आज यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने सेंड्रा डे ओकॉनर, जो यूएसए की पहली महिला जज बनी सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके साथ बातचीत करते हुए जो बाइडेन ने 1981 में कहा था, यू आर ए वुमन एंड द फर्स्ट वन ऑन द कोर्ट एंड यू आर लुक्ड एट बाय मेनी ऑफ अस नॉट merely बिकॉज यू आर ए ब्राइट कॉम्पिटेंट लॉयर बट ऑल्सो बिकॉज यू आर ए वुमन. That is something that you should be advertised by you. Don't wall yourself off. बेसिकली दोस्तों उन्होंने ये कहा कि आप ब्राइट हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आप कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप एक महिला भी हैं। लोग जो है ना वो आपकी ये सारी क्वालिटीज़ को कम देखेंगे, आप यही देखेंगे कि आप एक महिला है। तो आपको हमेशा ये चीज़ जो है वो हमेशा ओपन रखनी है। यू शुड बी प्राउड अबाउट योर सेल्फ कि आप एक महिला हैं और इसी के साथ साथ आप एक ब्राइट कॉम्पिटेंट लॉयर हैं। ओकॉनर जो हैं उनको जज के तौर पर इसीलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि उनके पास लीगल स्किल्स तो थी ही, लेकिन इसी के साथ साथ उनको खास करके इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि वो एक महिला थी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी चलता है। नहीं, थोड़ा और रुकिए, थोड़ा और इसको गहराई से समझते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लीगल स्किल्स जो है वो टॉप लेवल की होती है, फर्स्ट क्लास होती है, लेकिन सभी लोगों को हम जज नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पर यूएसए ने जानबूझकर ओकॉनर जो हैं उनको जज बनाया क्योंकि लीगल स्किल्स तो बहुत सारे लोगों के पास थी, लेकिन ओकॉनर को इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वो एक महिला थी। क्योंकि ओकॉनर के जो जीवन के अनुभव हैं वो जीवन के अनुभव, वे सारे जीवन के अनुभव जो हैं कोर्ट को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। उस समय पर अमेरिकन महिलाओं को प्रभावित करने वाले एबॉर्शन के साथ जुड़े हुए डिसीजंस जो हैं वो लिए जा रहे थे। तो ऐसे समय पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक महिला जज जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का पार्ट बने। तो कोर्ट को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए यूएसए ने ये एक कदम उठाया। ऐसा ही एक कदम जो है वो हमारी जुडिशियरी ने भी उठाया है। सौरभ किरपाल नाम के एक जज जो हैं इज अपॉइंटेड एज दिल्ली हाई कोर्ट जज बाय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। और ओकॉनर की तरह किरपाल जो है वो भी एक फर्स्ट रेट लीगल माइंड है, काफ़ी अच्छे लीगली स्किल्ड व्यक्ति हैं। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट ये बात है कि उनकी आइडेंटिटी ही इज़ ए होमोसेक्सुअल, राइट। और अब हम देखते हैं कि हमारे देश में देखिए जो सेम सेक्स जो हैं वो पहले क्राइम था, अब क्राइम नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है
बहुत इंपॉर्टेंट केसेस जैसे कि गे मैरिज के साथ जुड़े हुए केसेस, फिर अगर गे मैरिज या फिर लेस्बियन मैरिज होंगे या फिर ट्रांसजेंडर्स के मैरिज होंगे तो फिर वो क्या बच्चों को अडॉप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये सारे अलग अलग टॉपिक्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट देख रही है। और ऐसे समय में अगर जुडिशरी में कोई ऐसे जज हैं जो होमोसेक्सुअल हैं तो ये हमारी जुडिशियल सिस्टम को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाती है। अयोध्या का जब जजमेंट आया तो उस समय पर जो जजेस थे उनमें से एक जज जो थे उनका नाम था जस्टिस अब्दुल नसीर। और ये अब्दुल नसीर साहब जो हैं वो ही वॉज द ओनली मुस्लिम जज इन सुप्रीम कोर्ट हु वॉज पार्ट ऑफ दिस अयोध्या केस। अयोध्या केस जो है वो हिंदू की आस्था के साथ जुड़ा हुआ केस है, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट की डाइवर्सिटी देखिए कि एक मुस्लिम जज जो है वो भी इस जजमेंट का पार्ट रहे। So these are some good things about our judiciary. These are some good points about judiciary in general, right? अब पब्लिकली कंट्रोवर्शियल कोई भी जजमेंट आता है तो उसमें अगर जो जजेस की बेंच है अगर वो और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव रहेगी तो फिर इश्यूज जो हैं वो उतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं बनेंगे। अगर ये अयोध्या वाला केस जो है तो उसमें एक बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड वाले जजेस थे और फ्यूचर में ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं वैसे सारे केसेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिवनेस या फिर रिप्रेजेंटेशन होगा अलग अलग कम्युनिटीज़ का अलग अलग लोगों का, देखिए स्किल्स तो होनी ही चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि स्किल्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन डाइवर्सिटी जो है वो चीज़ों को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। The secrecy and subterfuge that characterize the judicial appointments have meant that, let alone the rest of the country, decision makers themselves often may not have the full facts before them. कई बार ऐसा होता है, ये जो जिस प्रकार से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हमारे देश में चल रही है, हमने कई बार इस टॉपिक को डिस्कस किया है कि ये बहुत ही ओपेक तरीके से चीज़ें चल रही है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। कल भी हमने देखा था राइट जो कि हमने कल बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जजेस के पास अगर कोई केस आया तो फिर वो कॉलेजियम के द्वारा डिसीजन लिया गया है और सीजेआई जो है वो मास्टर ऑफ रोस्टर है। ये सारी चीज़ें हम कल हमने डिस्कस की थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सॉल्व करनी है। एंड अबव ऑल वी द पीपल नीड टू नो हु एग्जैक्टली आवर जजेस आर थ्रू ओपन लाइव स्ट्रीम्ड इंटरव्यूज ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, कि हम सबको पता चलना चाहिए कि हमारे जजेस जो हैं वो कौन हैं, क्या उनके विचार हैं, क्या डिसीजंस उन्होंने अपने जीवन में लिए हैं, राइट। प्रोफेशनल लाइफ के साथ जुड़े हुए जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लोगों को पता होनी चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लोरिंग द ब्लू इन द इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप, द हिंदू का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आपकी स्क्रीन पर है फ्रांस का मैप। एज यू कैन सी दिस इज पेरिस, राइट, और ये रहा पूरा फ्रांस आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश चैनल है नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ डोवर है, यहाँ पर यूके है। फिर जब हम नॉर्थ की तरफ आते हैं तो बेल्जियम देश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस। फिर लग्जमबर्ग नाम का एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है तो इसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, और नीचे अगर हम देखें तो एक अंडोरा नाम का छोटा सा देश है, और स्पेन। इतने देशों के साथ फिजिकल बाउंड्री शेयर करता है फ्रांस। इस तरफ आपको बे ऑफ बिस्के जो अटलांटिक ओशियन का पार्ट है वो देखने को मिलता है। इंग्लिश चैनल तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ सी है, और यहाँ पर हैं भूमध्य यानी कि मेडिटेरेनियन सी। तो ये हो गई कुछ बेसिक डिटेल्स अबाउट फ्रांस। कुछ नदियों के नाम हैं, आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इस मैप पर 10 मिनट जो हैं वो इन्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा, राइट। ओके, 25 जनवरी को, बेग योर पार्डन, 26 जनवरी को फ्रांस और इंडिया ने 25 ईयर्स सेलिब्रेट किए अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। और दोनों देशों की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो दोनों देशों की कॉमन आती है। कॉमन इन द सेंस के ग्लोबल इश्यूज़ की बात करें, एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, वो बहुत सारी चीज़ों में एक कन्वर्जेंस हमें देखने को मिलता है। 1998 में हमने तय किया कि हम एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनेंगे, और पार्टनर बन गए, और ये टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है जो अलग अलग चीज़ों में हर बार हमें ग्लोबल लेवल पर देखने को मिली है।
पीस, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें तो दोनों देश चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि वैसे दो देश जो है वो एक दूसरे के अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन दोनों देशों के अपने अपने विचार जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, ये स्वतंत्रता भी दोनों देशों ने मेंटेन की है। और कोई भी रिलेशन जो है वो ऑफ कोर्स लव पर ही टिकता है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है ये होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रांस और भारत के बीच में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा है। लगभग कोई ऐसा इश्यू नहीं है जिस पर, ग्लोबल इश्यू नहीं है जिस पर दोनों देशों की डिसएग्रीमेंट्स हो, यानी कि हमारे बीच में कोई ऐसा इश्यू या फिर प्रॉब्लम नहीं है। दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, राइट। 2021-2022 में दोनों देशों के बीच में $12.42 बिलियन का व्यापार हुआ। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो भारत का 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो है फ्रांस। अभी तक फ्रांस ने $10.31 बिलियन जो है वो भारत में इन्वेस्ट किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें नज़र आती है दैट इज़ डिफेंस पार्टनरशिप। 2017-2021 में सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर फ्रांस बना हमारे देश का। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो बहुत सारे ऐसे डिफेंस के साथ जुड़े हुए जो कंपोनेंट्स, डिफेंस डील्स जो हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट जो है फ्रांस और इंडिया के बीच में, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में अभी हम फ्रेंच स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन्स इन अब आई थिंक 6 में से 5 जो हैं, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही हमने एक सबमरीन जो है उसको इंडियन नेवी को सौंपा, राइट। और नेक्स्ट ईयर आई थिंक 2024 में दूसरी जो सबमरीन, लास्ट जो सबमरीन है, 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हम बना रहे हैं, तो लास्ट सबमरीन जो है वो नेक्स्ट ईयर हमारी इंडियन नेवी के पास आ जाएगी। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। 36 रफाल फाइटर जेट्स भी हमारे पास अब आ चुके हैं। तो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट, और ये जो फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के माध्यम से हमारे देश में ही हमने बनाई है, राइट। और रफाल भी फ्यूचर में हमारे देश में बनाए जाएंगे। इसके साथ टाटा ग्रुप ने फ्रांस की जो कंपनी है उनके साथ मिलकर, एयरबस जो हैं उनके साथ मिलकर C295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग वडोदरा में करने का जो एक टाई अप है वो स्टार्ट कर दिया है। और फिर यहाँ पर वडोदरा की फैक्ट्री जो है इसमें दूसरे सिविलियन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो हैं वो जॉइंट वेंचर के तौर पर बनाए जाएंगे। दोनों देशों के मिलिट्री डायलॉग्स या फिर मिलिट्री पार्टनरशिप की बात करें, जॉइंट एक्सरसाइजेस की बात करें, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो नेवल पावर्स जो हैं, हमारे दोनों देश की नेवीज जो है वो वरुण एक्सरसाइज करती हैं, एयरफोर्स गरुड़ एक्सरसाइज करती है, और आर्मी जो है वो शक्ति जॉइंट एक्सरसाइजेस जो हैं वो करती हैं। हाल ही में फ्रेंच एम्बेसडर टू इंडिया इमैनुअल लिनाइन ने यह कहा था कि फ्रांस इज ए विलिंग पार्टनर फॉर इंडिया एज इट बिल्ड्स इट्स नेशनल इंडस्ट्रियल बेस फॉर द डिफेंस इंडस्ट्री एंड फॉर क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रोजेक्ट्स। फ्रांस उन देशों में से एक देश है जिसने सबसे पहले हमारे साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी, राइट। और 1998 का जब न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया तो उस समय पर भी फ्रांस हमारे साथ खड़ा रहा, और नॉन प्रोलिफरेशन ऑर्डर जो है उसमें भी उसने काफ़ी हमारी मदद की है। फ्रांस एक ऐसा देश है जो चाहता है कि भारत जो है वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बने, और जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है उसमें भी भारत को एंट्री मिले, इस पर फ्रांस जो है वो जोर दे रहा है। पेरिस एग्रीमेंट की और ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, इस पर हमने डिस्कशन कर ली है। वी ऑल्सो नो कि 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसको लॉन्च किया था। और फ्रांस जो है वो भारत की तरह इंडियन ओशियन का एक रेसिडेंट पावर है, इंडियन इंडो पैसिफिक का भी एक रेसिडेंट पावर है। पता है कैसे? फ्रांस तो हमने देखा यहाँ पर है और भारत जो है वो यहाँ पर है, तो इंडियन ओशियन के साथ क्या कनेक्शन है? ये सारे रेड सर्कल्स आप देख रहे हैं ना, ये सारी फ्रेंच कॉलोनीज हैं, इंडियन ओशियन में भी हैं और पैसिफिक ओशियन में हैं, एंड दिस मेक्स फ्रांस ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। 2018 में जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत की यात्रा पर आए थे,
तब भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मिलकर जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक ओशियन जो है इसके बारे में बातचीत की थी, एंड दिस इज अ ब्लूप्रिंट फॉर बोथ आवर कंट्रीज। फ्रांस और इंडिया जॉइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं राइट इंडियन ओशियन में, और जो लाइक माइंडेड देश हैं इंडियन ओशियन रीजन के, तो उनके साथ मिलकर अपनी जो फुटप्रिंट हैं उसको और ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हैं। दोनों देश इंडो पैसिफिक को फ्री फेयर और ओपन रखना चाहते हैं, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडो पैसिफिक ट्राइलैटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड जो है इसकी शुरुआत की है, ताकि इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं डिफेंस के साथ जुड़े हुए सस्टेनेबल इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले छोटे बड़े देशों को हम प्रोवाइड कर सके। इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मिलकर ट्राइलेटरल ग्रुपिंग की भी स्थापना की है, जिससे हम ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर फार पैसिफिक तक पूरा मैरीटाइम जो है, मैरीटाइम डोमेन जो है इसको लेकर अवेयरनेस और सिक्योरिटी क्रिएट कर सकें। यूक्रेन क्राइसिस को लेकर दोनों देशों के बीच में कुछ चीज़ें जो हैं वो मैच नहीं हो रही है, लेकिन वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि मिस्टर मैक्रोन और मिस्टर मोदी दो ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने दोनों पार्टीज़ के साथ, रशिया और यूक्रेन के साथ डिस्कशंस जो हैं, कम्युनिकेशंस की चैनल्स जो हैं वो ओपन रखी हैं। चाइना को लेकर, चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है इसको लेकर दोनों देश जो हैं वो चिंतित हैं, और दोनों देश चाहते हैं कि ये इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट ना हो। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग अबाउट इंडिया फ्रांस राइट। बाकी डिजिटलाइजेशन, साइबर, ग्रीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी, ओशियन साइंसेस, स्पेस, ये सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जिसमें हम मिलकर काम कर रहे हैं। और दोनों देशों के बीच में जो कोलैबोरेशन की जो लिमिट्स हैं, कोई लिमिट्स नहीं है राइट, स्काई इज द लिमिट वी कैन से व्हेन इट कम्स टू इंडिया फ्रांस कोलैबोरेशन। डेंजरस टर्न, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। अभी पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर पर क्या हमें देखने को मिला, वायलेंस देखने को मिला, और ये वायलेंस जो है ये कहा जाता है ये किसानों ने प्रोटेस्ट करते हुए फिर फाइनली वायलेंस पर उतर आए, और कुछ प्रो खालिस्तान रेडिकल्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर किसानों को भड़काया या फिर उनको एक प्रकार से डायरेक्ट किया कि आप इस दिशा में आगे बढ़ें। नो डाउट पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों ने मिलकर एक साल तक प्रोटेस्ट किया, फार्म लॉस जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और फाइनली सरकार जो है उनको फार्म लॉस को हटाना पड़ा। 2014 से लेकर अभी तक मोदी सरकार को कभी भी झुकना नहीं पड़ा था, लेकिन किसानों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना मजबूर कर दिया कि उनको ये लॉस जो है वो हटाने पड़े। तो ये जो उनकी सक्सेस है, ये ग्रेट सक्सेस है। ग्रेट सक्सेस के साथ साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जब भी हम हमारे देश के किसानों की बात करते हैं तो हमारे दिल में एक ख़ास जगह है हमारे किसानों के लिए, क्योंकि इतनी सारी मुसीबतों को सहने के बाद हमारे किसान ये मेक श्योर करते हैं कि हमारी ग्रेनरीज जो हैं वो हमेशा खाने पीने की चीज़ों से भरी रहें, और बदले में उनको उतने कोई ख़ास पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो ये किसान जो हैं, हमारे देश के किसान भाई और किसान बहन जो हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, और इस चीज़ को लेकर भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उनका सम्मान करता है, उनका आदर करता है। एक हमारे देश के जितने भी किसान हैं, सारे देश के लोग जो हैं वो किसानों को अपना भाई मानते हैं, बहन मानते हैं राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है कि किसान जो हैं उनका अगर आप इतिहास देखेंगे, किसान कभी भी कम्युनल और रेडिकल एजेंडा को फॉलो नहीं करते हैं। किसान जो हैं, मीन्स अगर किसानों की बात करें तो किसान या फिर खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए इश्यूज हैं उसमें एक हो जाए तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फिर किसान मारने पीटने पर उतर आए, ये हमारे किसानों का नेचर नहीं है, उनका कोर नेचर जो है वो ये नहीं है। और जब किसान वायलेंस पर उतरते हैं तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसमें कसूर जो है वो पंजाब पुलिस का है कि क्योंकि कुछ ऐसे रेडिकल्स थे, मोहाली की तरफ वो जा रहे थे और फिर वो मोहाली में थे और फिर वो चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे, तो पंजाब पुलिस ने ऐसी कोई खास एक्शन नहीं ली, और इन लोगों ने क्या किया, 40 जितने पुलिस वालों को इंजर्ड किया है राइट, स्वॉर्ड्स, स्पेयर्स और स्टिक्स है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कोर्ट्स जो है वो कुछ नहीं करती है, जैसे राजीव गांधी के जो असैसिन्स हैं तो उनको छोड़ दिया। तो इस प्रकार की चीज़ों से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको बढ़ावा मिलता है, और ये हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय है कि हमारे किसान जो हैं वो फिर
मारने पीटने पर उतर आते हैं। दिस इज़ नॉट हेल्थी फॉर आवर सोसाइटी एंड दिस इज़ नॉट राइट फॉर आवर सोसाइटी। ये जो एक रेडिकल फायर चल रही है, इसको बुझाना ही हमारे देश के और किसानों के और हमारे समाज के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल कॉस्ट्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। आज से 9 साल पहले पार्लियामेंट ने आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन किया। आंध्र प्रदेश जो है उसमें से 2 राज्य बने, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। तो यह तय किया गया था कि 1 दशक के लिए हैदराबाद जो है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का कॉमन कैपिटल रहेगा। उसके बाद नया कैपिटल जो है वो आंध्र प्रदेश क्रिएट कर लेगा, या फिर उस समय तक आंध्र प्रदेश जो है इसको फाइनलाइज कर लेगा। 2015 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने अमरावती को कैपिटल के तौर पर नोटिफाई किया और तब से एक नए कैपिटल को बनाने की शुरुआत जो है वो हो गई। 8 साल के बाद अब अनसर्टिनिटी नज़र आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर सरकार चेंज हो गई और नई सरकार आई, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार 2019 में आई। और फिर ये सरकार ने ये कहा कि 3 अलग अलग गवर्नेंस की सीट्स बनाई जाएगी, यानी कि एक राज्य के 3 कैपिटल होंगे। अमरावती जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगा, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कुर्नूल जो है ये जुडिशियल कैपिटल। समथिंग लाइक साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी 3 कैपिटल्स हैं। तो बताइए साउथ अफ्रीका के कैपिटल्स का नाम। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो ये डिसीजन जो है वो जगन मोहन रेड्डी साहब जो हैं उनकी सरकार ने ये डिसीजन लिया। फिर ये मामला जो है वो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट जो है उसके पास गया और फिर 2021 में वाईएसआर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रिपील कर दिया कि ये जो 3 चीज़ें, ये जो लॉ हैं रिगार्डिंग क्रिएटिंग 3 सीट्स ऑफ गवर्नेंस, तो इसको 2021 में रिपील किया। Next year, the High Court decided the Andhra government should stick to its original Amravati plan। के हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपको अमरावती वाला प्लान जो है, यानी कि अमरावती को ही आपको अपने राज्य की राजधानी बनाना है, कैपिटल बनाना है, तो इसी प्लान पर आप आगे चलते रहिए। फिर राज्य सरकार जो है वो एपेक्स कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट के पास गई और ये सारे केस और ये सारे डिसीजंस की वजह से ये अमरावती या फिर जो कैपिटल वाला जो इश्यू है ना, इसकी वजह से आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट जो है वो डिस्टर्ब हो गया। सो दिस इज़ द थिंग। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मैटर को सुनेगी, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है तो इसके ऊपर अभी एक स्टे लगा दिया है। और अभी जो सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब है उन्होंने ये बता दिया कि विशाखापट्टनम जो है दैट विल बी द कैपिटल। तो लेट्स होप कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो कन्फ्यूजन है आंध्र प्रदेश में चल रही है कि फाइनली कौन सा शहर जो है वो आपका कैपिटल बनेगा, तो इस मैटर को फाइनली सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई कर देगी। लेट्स वेट एंड वॉच एंड लेट्स होप कि आंध्र प्रदेश को एक कैपिटल जल्द से जल्द मिल जाए, जो वहाँ के जो लोग हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए उनके लिए जो बेस्ट कैपिटल हैं, जो भी सिटी उस राज्य का बेस्ट कैपिटल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। जब लोगों को बीच में रखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं विच सिटी विल बी बेस्ट एज अ कैपिटल, तो लेट्स होप कि वही सिटी जो है वो उनको मिले। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। इफ दिस लेक्चर इंस्पायर यू, प्लीज पास इट ऑन टू समवन यू वांट टू इंस्पायर। और इसी के साथ आज जैसे सैटरडे हैं तो कल होगा संडे, राइट। तो संडे को ये एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस वाली सीरीज जो हैं ये ऑफ रहती है। ये वीडियो आपको संडे को नहीं मिलेगा। एंड डू सपोर्ट मिशन लाइफ। Thank you very much for watching this video. I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.